तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों को बनाने के बाद अब फोकस S5 क्लास के और भी बड़े आकार के सबमरीनों के तरफ है। रिपोर्टेडली ये जो S5 क्लास के सबमरीन है ये असल में 13,000 टन के भारी भरकम सबमरीन के रूप में बनाया जाना है और अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडिया के ये जो S5 क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का प्रोजेक्ट है ये अपने डिजाइन फेज को लगभग कंप्लीट कर चुका है। मतलब जल्द ही इन सबमरीनों के निर्माण को लेके कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने बातों को रखा जा सकता है, जिसके बाद की इसके सीसीएस क्लियरेंस प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि सीसीएस क्लियरेंस के बाद किस तरीके से एक्चुअल में प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाता है। बेसिकली मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि 13,000 टन के भारी भरकम S5 क्लास के सबमरीन जो कि इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस को मजबूत करने के लिए है, उसका एक बहुत बड़े माइलस्टोन को लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। और दोस्तों ये माइलस्टोन है सबमरीनों के डिजाइन फेज। और ये भी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन सबमरीनों को लेके वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के तरफ से साल 2019 से ही काम किया जा रहा था। फिलहाल इसके एक स्केल मॉडल को तैयार करके इसके हाइड्रोडायनामिक को टेस्ट किया जा रहा है जो कि इसके डिजाइन को वैलिडेट करेगा। और दोस्तों ये मॉडल बेसिकली सबमरीन को एक्चुअल में बनाने से पहले इसके अंडर वाटर परफॉर्मेंस को भी जांचने के लिए होता है और ये भी इंश्योर करने के लिए होता है कि सबमरीन पानी के नीचे जाने के बाद किसी भी तरीके से मुश्किल पैदा ना करे। बेसिकली दोस्तों सबमरीन जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट होता है उसका कोई टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वेरिएंट या एयरक्राफ्टों के जैसे प्रोटोटाइप नहीं होता है, बल्कि इसे स्केल डाउन मॉडल या फिर कहे तो छोटे आकार के मॉडल के द्वारा ही परफॉर्मेंस वैलिडेट करना पड़ता है। और दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इससे पहले जो S5 क्लास सबमरीनों के डिजाइन को लेकर काम किया गया था उस डिजाइन में काफी हद तक मॉडिफिकेशन का काम किया गया है और एक नया डिजाइन को तैयार किया गया है। और इंटरनेट में वायरल कुछ फोटो का हवाला देते हुए कई सारे मीडिया हाउसेस के तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो नया डिजाइन है इसमें मिसाइल कंपार्टमेंट को और अधिक स्ट्रीमलाइन किया गया है और इसे टेल सेक्शन के तरफ किया गया है, जो कि शायद इन सबमरीनों के मिसाइल कैरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने को लेके है। मतलब पहले डिजाइन में इन सबमरीनों के द्वारा जितना मिसाइलों को कैरी किया जाना था शायद नए डिजाइन में और अधिक मिसाइलों को कैरी करने के लिए इन सबमरीनों को मॉडिफाई किया गया होगा। और एक्सपर्टों का मानना है कि जिस तरीके से डिजाइन में मिसाइल लॉन्चिंग ट्यूब्स को मॉडिफाई किया गया है उससे शायद ये सबमरीन अब एक साथ 16 मिसाइल ट्यूब को कैरी कर सकेगा, जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल मतलब MIRV से लैस K5 क्लास के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल मतलब करीब 5,000 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी करेगा। हालांकि इसके अलावा S5 क्लास के सबमरीनों के लिए K6 श्रेणी के सबमरीन लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि 8,000 से 10,000 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। हालांकि दोस्तों इन सबमरीनों के डिजाइन, मिसाइल कैरिंग कैपेबिलिटी या मिसाइल ट्यूब को लेके अब तक गवर्नमेंट के तरफ से या फिर किसी भी क्रेडिबल अथॉरिटी के तरफ से कोई पक्का जानकारी नहीं दिया गया और ये सब चीज असल में एक्सपर्टों के तरफ से ही कहा जा रहा है। वहीं पे आप लोगों को बता दूं कि जो S5 क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये केवल मात्र इंडियन नेवी के ताकत को ही मजबूत नहीं करेगा बल्कि इंडिया के जो न्यूक्लियर डिफरेंस है उसे भी मजबूत करेगा। इंडियन ओशन के अंदर और इस क्षेत्र में इससे इंडिया के ताकत में वृद्धि होगा और कोई भी देश इंडिया के तरफ आंख उठा के नहीं देख सकेगा। मतलब जो देश ये सोचता है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके भारत को दबाए रखा जा सकता है वो ऐसे किसी भी चीज को सोचने से पहले भी 10 बार इन सबमरीनों को लेके अपना डर को महसूस करेगा। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि साल 2009 में ही भारत की तरफ से अरिहंत क्लास के सबमरीन मतलब INS अरिहंत को अपने बेड़े में शामिल करके क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस या फिर कहे तो थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हासिल कर लिया गया था। और साल 2016 में डिटरेंस पेट्रोलिंग को कंप्लीट करने के बाद इंडिया के ये जो कैपेबिलिटी है ये वैलिडेट भी हो गया था। और फिलहाल अगर अरिहंत क्लास के सबमरीनों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इस क्लास के अंतर्गत करीब 4 सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 2 सबमरीन मतलब INS अरिहंत और INS अरिघात ऑलरेडी इंडियन नेवी के बेड़े में ऑपरेशनल हो चुका है, जबकि तीसरे और चौथे सबमरीन जो है वह असल में पहले 2 सबमरीनों से अधिक अपग्रेडेड और आकार में थोड़ा बड़ा और अधिक मिसाइलों को कैरी कर पाने वाले सबमरीन है, जिसे कि S4 और S4 स्टार कहा जा रहा है। जबकि S5 क्लास के अंतर्गत असल में कितना सबमरीनों को बनाया जाएगा इसके बारे में एग्जैक्टली कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली अलग अलग मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कम से कम पहले फेज में 3 ऐसे सबमरीनों को इंडियन नेवी के लिए अवश्य बनाया जाएगा। वहीं पे दोस्तों S5 क्लास सबमरीनों के अलावा प्रोजेक्ट 75 अल्फा मतलब इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का भी एक प्रोजेक्ट है, जो कि S5 क्लास के मुकाबले में आकार में काफी छोटा होगा लेकिन रफ्तार में और मैन्यूवरेबिलिटी में आगे होगा। फिलहाल दोस्तों S5 क्लास के
सबमरीनों को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि ये काफी बड़े आकार का और काफी भारी भरकम मतलब करीब करीब 13,500 टन का होगा, जिसमें कि 190 मेगावाट या फिर कहे तो 2.5 लाख हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे भारत अपने फ्यूचरिस्टिक सबमरीनों को लेकर काम कर रहा है, तो वहीं पे वॉरशिपों के लिए इंडिजीनियस मरीन इंजनों को लेकर भी काम किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि लंबे समय से मतलब कई दशकों से भारत असल में अपने जहाजों में इस्तेमाल होने वाले मरीन गैस टरबाइन इंजनों को लेकर संपूर्ण रूप से यूक्रेन के ऊपर ही निर्भरशील था। इंडियन नेवी के बेड़े के जहाज हो या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े के जहाज हो, इनमें से ज्यादातर जहाजों में ऐसे यूक्रेनियन इंजनों का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई शुरू हुआ है, तब से भारत को एक बात तो महसूस हो गया है कि अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना भारत के लिए भविष्य में काफी बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। और दोस्तों इस लड़ाई शुरू होने के बाद एक तरीके से सप्लाई चेन को लेकर भी भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि नए इंजन तो भारत को मिल ही नहीं रहा है। तो वहीं पे दूसरी तरफ जो पुराने इंजन इंडियन नेवी के एग्जिस्टिंग जहाजों में इस्तेमाल किया जा रहा है, उन इंजनों के मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का भी काफी अधिक इश्यूज हो रहा है। और ऐसे में भारत को महसूस हो गया है कि भारत को अब जेट इंजनों के साथ साथ पैरेलली मरीन इंजनों के ऊपर मतलब जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के ऊपर भी काम करना चाहिए, ताकि इस डिपेंडेंसी को भी कम से कमतर किया जा सके। हालांकि दोस्तों तुरंत ही इंडिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मरीन इंजन का डेवलपमेंट करना इतना आसान नहीं है और इसके लिए काफी अधिक समय लग सकता है। लेकिन इंडिया जिस तरीके से रैपिडली अपने नेवी को ग्रो कर रहा है और जिस तरीके से कई सारे जहाजों को एक साथ अलग अलग शिपयार्ड में निर्माण किया जा रहा है, इससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से भारत को काफी अधिक नुकसान हो रहा है। और दोस्तों इस दरमियान इंडिया को यह भी महसूस हो गया है कि किसी एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड रहना भी सही नहीं है और ये कैसे इंडिया के लिए वेनरेबल हो सकता है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद भारत की तरफ से ऑल्टरनेटिव सप्लायरों का भी तलाश किया जा रहा है और अपने खुद के रिसोर्सेज के द्वारा एक मरीन गैस टरबाइन इंजन को भी डेवलप करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों ऑल्टरनेटिव सप्लायर के रूप में भारत जहां पे ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस के साथ जुड़ रहा है, तो वहीं पे ब्रिटेन के अलावा अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी भारत जुड़ रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक जहां पे भारत के द्वारा अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत में अमेरिकी इंजन मतलब जनरल इलेक्ट्रिक के LM-2500 इंजनों का उपयोग किया गया है, तो वहीं पे दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब IAC-2 में शायद अमेरिका के इंजनों का उपयोग ना किया जाए, बल्कि भारत के द्वारा ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी के तरफ से निर्माण किया हुआ MT-30 गैस टरबाइन का उपयोग किया जाए। वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दो कि रोल्स रॉयस कंपनी ऑलरेडी MT-30 जैसे गैस टरबाइन इंजनों को भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत निर्माण करने को लेकर भी तैयार है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद जल्द ही MT-30 इंजनों को भारत में निर्माण करना भी शुरू कर दिया जाए। पर दोस्तों भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा अपने खुद के गैस टरबाइन इंजनों का डेवलप करना और अपने आप को संपूर्ण रूप से सेल्फ रिलायंस बनाना। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि गैस टरबाइन इंजनों को डेवलप करना काफी चैलेंजिंग फैक्टर होता है, क्योंकि गैस टरबाइन इंजन असल में जेट इंजनों का ही एक डेरिवेटिव वेरिएंट है और भारत की तरफ से फिलहाल जेट इंजनों को बनाने को लेकर अपना काम किया जा रहा है। और मेरा मानना यह है कि एक बार भारत अपने स्वदेशी जेट इंजन को डेवलप कर लेने के बाद भारत के लिए शायद ऐसे गैस टरबाइन इंजनों को डेवलप करना उतना मुश्किल ना रहे। जबकि इसके अलावा भारत छोटे वॉरशिप के लिए अपने मरीन इंजनों का भी डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि गैस टरबाइन इंजन नहीं होगा बल्कि डीजल जनरेटर इंजन होगा। वहीं पे इसके अलावा हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टमों के ऊपर भी इंडिया काम कर रहा है, जो कि आने वाले समय में जहाजों के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ पावर होगा। कुल मिला के दोस्तों भारत की तरफ से अपने सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम बढ़ाया गया है और भारत को ये एक बात का महसूस तो हो चुका है कि मेक इन इंडिया ही भविष्य है और मेक इन इंडिया से ही भारत अपने आप को सिक्योर कर सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को अभी से अपने गैस टरबाइन इंजनों के डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए या फिर विदेशी कंपनियों के इंजनों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में भारत में बनाने का फोकस को पहले लाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।